तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मनी। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर हम फोकस 25 फंड के बारे में स्टार्ट करें तो अगर हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, सबसे पहले तो ये फंड जो लॉन्च हुआ था वो 2012 के अंदर स्टार्ट हुआ था, यानी कि हमारे पास 9 ईयर्स की कंसिडरेबल हिस्ट्री है इस फंड को एनालाइज करने के लिए। तो ये फंड जो आता है हमारा, जैसे हमने देखा, लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। अगर हम इसके अंदर सेक्टर्स का एलोकेशन देखें तो हम देखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी से ऑलमोस्ट 90% जो कंपनीज हैं इसके अंदर एलोकेटेड वो लार्ज कैप कंपनीज, यानी कि मार्केट के अंदर जो 1 से 100 मार्केट कैप होता है वैसी कंपनीज हैं। और सिर्फ 9% है हमारे पास मिड कैप कैटेगरी के है। तो मोरलेस हम इसको एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, इक्विटी बेस्ड। नाउ अगर हम देखें कौन से बेंचमार्क्स हम इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं तो दैट इज निफ्टी 500 के साथ हम इसके परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। और अगर हम AUM साइज देखते हैं, यानी कि कितना एसेट जो है ये जो फंड है वो मैनेज कर रहा है, तो अगर इसका हम AUM देखते हैं तो ऑलमोस्ट 17,000 करोड़, यानी कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि दैट डिनोट्स कि ये फंड काफ़ी पॉपुलर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर हम अब इसका रिस्क पैरामीटर्स के अंदर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न से पहले ये देखना है कि फंड के रिस्क पैरामीटर्स के अंदर ये कैसे स्टैंड आउट कर रहा है। अगर हम देखते हैं, हमने 2 पैरामीटर्स को यहाँ कंपेयर किया है, वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, अनदर इज द शार्प रेशो। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो फंड को ये टेस्ट करता है, ये असेस करता है कि जो फंड की परफॉर्मेंस है वो अपने बेंचमार्क से कितना डेविएट कर रही है। यानी कि नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है दैट मीन्स कि वो क्लोजर टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस दे रहा है और वो फंड बेटर होता है। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो हमारा जो है जो एक्सेस फोकस 25 है वो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 23 हमारे इस फंड की है एंड कैटेगरी एवरेज इज 21। दैट मीन्स ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारा रिस्क पैरामीटर के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एक्सेस का ज़्यादा है। नाउ अगर इफ़ वी कम बैक टू द शार्प रेशो, शार्प रेशो होता है आपका रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि फंड जो है कितना रिटर्न दे रहा है रिस्क को लेके, यानी कि जितना शार्प रेशो ज़्यादा होगा दैट मीन्स कि उसके रिटर्न ज़्यादा है कम रिस्क लेने के बाद। तो अगर हम उस पैरामीटर्स को देखते हैं तो हमारा जो फंड का शार्प रेशो है वो हमारा कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। अगर हमारा जो शार्प रेशो है फंड का है 0.4, वहीं पे हमारा कैटेगरी एवरेज जो है दैट इज़ 0.66, और हम इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो दैट इज़ 0.74, यानी कि हमारा कैटेगरी और इंडेक्स दोनों से ही, दोनों पैरामीटर्स के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशो के अंदर ये फंड लैग कर रहा है। और ये एक तरीके का रेड फ्लैग रेस करता है हमारे, क्योंकि रिस्क पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी हमारे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर हम इसका रिटर्न्स देखते हैं, अगर हम नाउ कम बैक टू द रिटर्न्स, हम देखते हैं इसके अंदर हमने कंपेयर किए हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स एंड ऑल्सो द रोलिंग रिटर्न्स। तो अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं तो अगर आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं तो हमने कंपेयर किया है 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की परफॉर्मेंस। तो तीनों ही परफॉर्मेंस के अंदर हमारा जो एक्सेस फोकस 25 फंड है उसमें अपना लैग कर रहा है फ्रॉम कैटेगरी एंड ऑल्सो फ्रॉम इंडेक्स। 1 ईयर के अंदर हम जैसे देखते हैं तो इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं हमने 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के अंदर भी इसने जो कैटेगरी एंड इंडेक्स से काफ़ी कम रिटर्न्स दिए हैं। तो ये अगेन एक रेड फ्लैग रेस करता है कि रिस्क पैरामीटर्स में भी ये लैग कर रहा है, हमारे जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हैं उसमें भी ये लैग कर रहा है। नाउ वी कम बैक, हम देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स के अंदर ये कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, अगेन फ्रॉम 1 ईयर, 3 इयर्स एंड 5 इयर्स की परफॉर्मेंस में। तो ये अगेन हमारा जो 1 ईयर के रिटर्न्स अगर हम रोलिंग रिटर्न्स में देखें तो ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। अगेन इन द 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के अंदर ये कंसिडरेबली जो हमारा स्ट्रेंथ है उससे ये बीट कर रहा है 3 इयर्स एंड 5 इयर्स को हमारे बेंचमार्क से। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे रिटर्न्स 3 इयर्स एंड 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स के अंदर तो हमारे काफ़ी बेटर है। बट अगर हम ओवरऑल इसको एसेस करें फ्रॉम रिस्क पैरामीटर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम योर जो इसके रिटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके काफ़ी नेगेटिव हैं, क्योंकि इसने रिस्क भी ज़्यादा लिया है और उसके कंपैरिजन इसके रिटर्न्स भी उतने खास नहीं हैं। इससे बेटर तो पीपल कुड हैव इन्वेस्टेड इन अ इंडेक्स फंड। नाउ हम देखते हैं कि इस जो म्यूचुअल फंड है इसने एक्चुअली में कहाँ पे सेक्टर में एलोकेट किया है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसने अंदर ये अपना एलोकेशन इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ पे ये कम्प्लीटली एग्जिट कर रहा है और कहाँ पे ये एक न्यू एंट्री ले रहा है। तो अगर हम देखते हैं जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन है इसका फाइनेंशियल्स के अंदर, ऑलमोस्ट 32% जो है दैट इज़ फाइनेंशियल्स, जिसके अंदर आपके बैंक्स और NBFCs ये सब कैटेगरीज के स्टॉक्स आते हैं। नाउ सेकंड इज़ योर सर्विसेज, दैन इन टेक्नोलॉजी, द केमिकल्स एंड मटेरियल्स। अगर हम इस तरीके से देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड है, बट मोर और लेस इसके अंदर आप मांग सकते हैं कि ये फाइनेंसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन है। अगर हम टॉप 5 स्टॉक्स देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज के अंदर इसने अपना लोकेशन बढ़ा रखा है, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा है बजाज फाइनेंस, ऑलमोस्ट 9% लोकेशन किया हुआ है। देन हमारे पास आता है एवेन्यू यानी कि डीमार्ट, देन हमारे पास आता है इसके अंदर TCS, पिडिलाइट, कोटक महिंद्रा बैंक। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं बहुत ही ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, लेकिन ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं बट अभी अगर हम प्रेजेंटली अगर हम इन्वायरमेंट देखें
तो वैल्यू ओरिएंटेड जो कंपनीज़ हैं या जो स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट के अंदर। नाउ अगर हम फर्दर इसके अंदर हम एनालिसिस देखते हैं तो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिसके अंदर ये अपना एलोकेशन इंक्रीज कर रहा है और किससे इसने कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया है। अगर हम देखते हैं जो न्यू एंट्रेंट्स यानी कि एक नई कंपनी जिसके अंदर ये अपना एलोकेशन इंक्रीज कर रहा है, दैट इज़ LTI माइंडट्री, जो कि हमारी मिड कैप कंपनी आती है टेक्नोलॉजी सेक्टर से। अगर हम कम्प्लीटली एग्जिट्स देखते हैं तो इसमें हमारा जो मदरसन इंटरनेशनल है और उससे कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया है। और कौन कौन सी कंपनीज है जिसके अंदर ये अपने लोकेशन इंक्रीज कर रहा है, जिसके अंदर PI इंडस्ट्रीज, सोनाकॉम्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स, मदरसुमी एंड एट्सेट्रा। तो ओवरऑल अगर हम इसका एनालिसिस करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड जो है स्टॉक्स इसके अंदर ज़्यादा हैं, कंपनीज ज़्यादा हैं। तो अगर आपने एलोकेशन जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि तो आपको मिनिमम आपको 7 ईयर्स के अंदर आपको अपना टाइम बाउंड आपको रखना चाहिए, यानी कि आपके जो गोल्स हैं वो आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स आगे होने चाहिए, तभी आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने उस ओरिएंटेशन या माइंडसेट से इन्वेस्ट किया हुआ है तब तो आप इस अपना फंड के अंदर बने रह सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं, आज तक आपने कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो आपको फोकस जो म्यूचुअल फंड्स है उसको पे इतना अटेंशन नहीं देना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटर है कि आप एक इंडेक्स फंड, जो कोई पैसिव फंड होता है, इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 या और भी जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो फोकस 25 है, क्योंकि ये फोकस है, कंसंट्रेटेड है, ये एक तरीके से आप बहुत ही चुनिंदा या बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर अपना एलोकेशन कर रहे हैं, तो दिस इज़ बाउंड टू हैपन कि वो उसकी परफॉर्मेंस कभी नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, और अभी के टाइम पे वो काफ़ी नीचे जा रही है। तो यही मेरे को आपको बताना था इसके अंदर। आई होप कि आपको काफ़ी डिटेल्स इस फंड के बारे में पता लग गई होगी। आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और किसी और फंड के बारे में आप ऐसे ही जानना चाहते हैं, रिव्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, आपको चीज़ें बताना, बाकी आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर अमेजिंग वीडियो। बाकी आपने अगर इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो आप काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू, थैंक्स अगेन।